हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने ही चैनल एग्ज़ाम सेंटर देवघर में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं जल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे भोजन के बारे में। तो भोजन हम लोग को कंप्लीट हो चुका है, पहला चैप्टर। आज पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर को कवर करवाएंगे, वो है जल। तो जल के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चे को शेयर करते रहें वीडियो, और लाइक करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल के बारे में। तो कहता है गर्मी के का मौसम है। गर्मी का मौसम है। आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की कमी से आपको किन किन कठिनाइयों की सामना करना पड़ेगा। क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना जैसे कार्य कर पाएंगे? इसके अतिरिक्त आगे देखेंगे, इसके अतिरिक्त अन्य कार्य कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करने में आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा। कह रहा है अगर लंबे समय तक अगर पानी की समस्या होता रहा तो क्या होगा। देखते हैं। दूरदर्शन के समाचारों एवं समाचार पत्रों में समय समय पर विभिन्न स्थानों की ऐसी घटनाओं समाचार पत्र देखते और पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। देखते हैं और पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। दूरदर्शन समाचार पत्रों में समय समय पर विभिन्न स्थान की ऐसी स्थिति घटनाओं को समाचार पत्रों में देखते और पढ़ते हैं। देख पा रहे हैं आप लोग समाचार पत्र को। और यहाँ पे इतने भीड़ लगे हुए हैं पानी को लेने के लिए, और यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। तो ये पानी की कठिनाइयों का सामना बहुत सारे आदमियों को करना पड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ऊपर दिए गए समाचार पत्र के कतरन को देखकर आपको क्या अनुभव हो रहा है। कह रहा है ये आपको कतरन को देखने के बाद आपको क्या अनुभव हो रहा है जल की कमी के बारे में। तो आगे देखते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग कुएं को। यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्नान कर रहा है, एक पानी खींच रहा है, इधर एक कपड़ा धो रहे हैं, और एक घड़े लेके आए हुए हैं अभी। कहता ऊपर दिए गए समाचार पत्र को कतरन को देखकर आपको क्या अनुभव होता है। नीचे दिए गए चित्र में पानी का उपयोग समझने का प्रयास कीजिए। ये जो दिया हुआ है नीचे कह रहा है इसको देखकर पानी को समझने का प्रयास कीजिए। आगे देखते हैं। कहता आइए पता करें कि हम दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में कितने जल का उपयोग कर रहे हैं। सारणी 2.1 का कुछ क्रियाकलापों की सूची दी गई है। आगे देखते हैं क्या सूची दिया गया है इसका। यहाँ पे दिया गया सूची कुछ। इसमें दिया गया क्रियाकलाप और उपयोग किए गए जल की मात्रा 250 मिली वाले एक गिलास के अनुसार। कहता पीने के पानी में आप कितना यूज कर रहे हैं, कितने पानी एक दिन में पी रहे हैं वो खर्च कर रहे हैं, वो लिखना है। ब्रश करने में कितना पानी यूज कर रहे हैं वो लिखना है इसमें। स्नान करने में कितना पानी खर्च कर रहे हैं वो लिखना है। बर्तन साफ करने में आप कितने पानी खर्च कर रहे हैं वो लिखना है। आगे देखेंगे कपड़े धोने में कितने पानी खर्च कर रहे हैं वो लिखना है। आगे देखते हैं। शौचालय जाने में कितने पानी खर्च कर रहे हैं, फर्श साफ करने, ज़मीन साफ करने में कितने पानी खर्च कर रहे हैं, अन्य कार्य करने पे कितने पानी खर्च कर रहे हैं वो। अब पूरे परिवार यानी आपके घर में जितने आदमी हैं कितना पानी खर्च कर रहे हैं वो इसमें पूरा टोटल करके लिखना है इसमें। तो ये सूची दिया गया, आप सूचीबद्ध को पूरा करेंगे। अपने घर के अनुसार आप सूची बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता इस क्रियाकलाप से आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग कितना जल का उपयोग होता है। आपके परिवार में प्रतिदिन कितना लीटर या कितना ml जल का उपयोग होता है, मिलीलीटर, तो वो लिखना है इसमें। आगे देखते हैं।
आइए जानने कि जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। अब देखने वाले जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। कक्षा के छात्रों को पता कर विभिन्न उपयोग हेतु जल स्रोत का सारणीबद्ध कीजिए। सारणीबद्ध करने के लिए कथक सारणी 2.2 जल में विभिन्न स्रोत दिया हुआ है। यहाँ सारणी दिया हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग 1 2 3 कॉलम दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ छात्रों के नाम लिखना है। इसमें पीने का पानी और नहाने का जल और कपड़े धोने का जल ये पूरा भरना है। तो यहाँ पे छात्रों का नाम लिखेंगे आप लोग, किन छात्रों ने कितने पानी उपयोग किए हैं, पीने लायक कौन कौन से पानी है, कहाँ कहाँ से आप लोग पानी पी रहे हैं वो लिखना है, और नहाने का पानी कहाँ कहाँ से यूज कर रहे हैं वहाँ वो लिखना है, और इसमें कपड़ा कहाँ कहाँ के पानी से आप धो रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, जैसे यहाँ सरिता का दिया हुआ है तो ये चापाकल का पानी पी रहे हैं, नहाने का पानी यूज कर रहे हैं कुआँ का, और कपड़ा धोने का पानी यूज कर रहे हैं कुआँ का। तो कौन कौन कुआँ का कर रहे हैं वो लिखेंगे, कौन नदी का पानी यूज कर रहे हैं, कौन तालाब का कर रहे हैं और कौन झील का पानी यूज कर रहे हैं वो लिखना है, पीने योग्य पानी। इसमें जो नहाने का नदी से कर रहे हैं वो लिखना है, समुद्र से जो कर रहे हैं वो लिखना है, जहाँ जहाँ से पानी यूज कर रहे हैं वो सारणीबद्ध में लिखना है सबका, और यहाँ छात्र का नाम लिखना है। आगे देखेंगे इस क्रियाकलाप के से आपने जाना कि विभिन्न कार्यों के लिए जल प्राप्त करने का स्रोत भिन्न भिन्न हो सकता है, जैसे तालाब, कुएं, चापाकल आदि सभी भूमिगत जल है। जैसे बोल रहे हैं यहाँ बुक का कहना है कि जितना भी हम लोग जल यूज करते हैं सभी भूमि का ही जल है, भूमिगत जल है सब। उदाहरण के लिए हम सभी इन स्रोतों से लगातार जल का निकालते रहते हैं। हम लोग जो जैसे नीचे से ज़मीन से लगातार जल निकालते रहते हैं, चाहे जिस माध्यम से निकाल, जैसे कुएं से निकाल रहे हैं, चापाकल से निकाल रहे हैं, किसी भी माध्यम से निकाल रहे हैं, हमेशा भूमिगत जल ही हम लोग यूज करते हैं, जल ही यूज करते हैं। हम सभी इन स्रोतों को लगातार जल निकालते रहते हैं। क्या ये खाली हो जाते हैं? बोल रहा कभी जल खाली होते हैं? अगर निकालते रहते हैं तो खाली होता है जल? कहता हाँ या नहीं। यदि हाँ तो इनमें से पानी की आपूर्ति कैसे होती है? कहता है जो जल हम लोग निकालते रहते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये जो खपत होता है, कभी पानी सूखता है या नहीं सूखता है? अगर सूखता है तो ये पानी फिर कहाँ से आता है? तो आगे देखेंगे कहाँ से आता है। यहाँ पे दिया हुआ, अब बताइए वर्षा की जल कहाँ से आता है? ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखेंगे वर्षा का जल जो होता है कहाँ से आता है। आप लोगों को याद है, कर रहा है, याद है आप लोगों को बचपन की एक बात, काले मेघा पानी तो बरसा रे, वर्षा से ही सब में पानी भरता है। कह रहा वर्षा से ही सब में पानी भरता है, इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वर्षा नहीं होगा तो हम लोग को पानी नहीं मिल पाएगा, इसलिए वर्षा होना बहुत ज़रूरी है। वर्षा के अभाव में ये सभी नदियाँ नाले सूख जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 2/3 भाग जल है? ये कह रहा है क्या वर्षा नहीं होगा तो जल नाले सूख जाएंगे और नदियाँ भी सूख जाएंगे, समुद्र भी सूख जाएंगे, तो हर चीज़ सूखने लगेंगे अगर वर्षा नहीं होगा तो। और कह रहा है यहाँ पृथ्वी पर जो है 2/3 भाग जल है। अगर पूरा ये ज़मीन अगर पूरा पृथ्वी जो है 3 भाग है तो इसमें 2 भाग जल ही है, यानी 100% में से लगभग 71% लगभग जल ही है पृथ्वी पे। तो इतने बड़े भाग में जल है तो फिर भी पानी का अभाव हो जाता है। पानी का अभाव इसलिए हो जाता है क्योंकि पीने लायक मात्र 2% ही पानी उपलब्ध है, लगभग 2% पानी है, बाकी 98% पानी ये उपयोग में पीने लायक नहीं है। ये पानी खारे पानी है और ये उपयोग में नहीं आते। लगभग 2% जो है पानी 2% से थोड़ा अधिक उपयोग में आते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इस जल के अधिकांश भाग समुद्र और महासागरों में है। कहता 2/3 भाग जो जल है, 2/3 भाग जो जल है पृथ्वी पे, ये अधिकांश भाग कहाँ पे है? तो ये समुद्र में है और महासागर में है। एक और इस जल को लवण घुले होने के कारण पीने अन्य घरेलू कार्यों, कृषि तथा उद्योग आवश्यक की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। कह रहा है जो समुद्र के पानी में लवण की मात्रा अधिक होने के कारण ये काम में नहीं आते हैं पानी,
ये काम में नहीं आ रहे हैं। कह रहा है क्या, उद्योग आवश्यकता के पूर्ति के लिए उचित नहीं है, ये पानी उचित नहीं है, पीने लायक भी उचित नहीं और काम के लिए भी उचित नहीं है। आगे देखते हैं। दूसरी ओर नदियाँ, झील, तालाब जल की आपूर्ति के लिए महासागरों पर निर्भर है। कह रहा है तालाब, झील जो है ये सब जो है महासागरों पर ही निर्भर कर रहे हैं। अगर महासागर सूख जाए तो ये भी सूख जाएंगे, इसीलिए ये सब दोनों तालाब, झील जो है महासागर पर ही डिपेंडेंट है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है फिर भी इन स्रोतों पर जल खारा नहीं होता है। कह रहा महासागर में जल तो खारा होते हैं, लेकिन झील और नदियों में पानी खारा नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो कहता क्या कारण समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। कहता इसका क्या कारण है, इसको क्या करना है, तो क्रियाकलाप यहाँ लिखा हुआ 3, तो इसको देखेंगे पहले। कह रहे चौड़े मुँह वाला एक जार लीजिए। कहता एक जार लेना है, उसका मुँह चौड़ा होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा देखेंगे, इसमें छोटे छोटे पत्थर डालिए। कह रहा ये जो जार है उसमें छोटा छोटा पत्थर डालना है। इसके बाद बालू की परत देकर मिट्टी तब तक डालिए जब तक यह जार आधा भर ना जाए। उसमें कह रहा जब तक मिट्टी को डालना है जब तक जार आधा भर ना जाए। अब इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाइए। अब कहता है इस मिट्टी में छोटे छोटे पौधे लगाना है और पानी पटाना है, इसमें पानी डालना है। कहता अब इस ढक्कन को कस कर बंद कर दीजिए। अब कह रहा है इस ढक्कन को कस कर क्या करना है, बंद कर देना है। आगे देखते हैं। इस जार को कुछ दिन तक धूप में रखिए। प्रतिदिन अवलोकन करके नीचे दी गई सारणी को लिखिए। कह रहा है पहला दिन कितना बढ़ा या पहला सप्ताह कितना बढ़ा वो लिखना है, दूसरा सप्ताह कितना बढ़ा वो लिखना है, तीसरा सप्ताह कितना बढ़ा वो लिखना है, चौथा सप्ताह में कितना बढ़ा वो लिखना है, या पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन का अवलोकन करके क्या पौधे पे असर आया है उसको वो लिखना है। इसमें सारणी में अवलोकन का परिणाम है, पौधे में जो परिणाम होता है वो लिखना है। आगे देखेंगे। उपर्युक्त क्रियाकलापों में प्राकृतिक के एक छोटे छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया का संकेत देता है। यह जल चक्र का प्रारूप, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जल चक्र को देखेंगे विस्तार से। जल चक्र है क्या, जल चक्र है क्या वो देखेंगे। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ जल चक्र। कहता है जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। कह रहा है जल चक्र उसे कहा जाता है जो पृथ्वी पर जल है वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा क्षय नहीं होता है, बस रूप में परिवर्तित स्थान को परिवर्तन होता है। कहता है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जल की मात्रा क्षय नहीं होता है, यानी घटता बढ़ता नहीं है, एक रूप से दूसरे रूप में होते रहते, यही है जल चक्र। यानी कह रहा है इसका कहना यह है कि एक भंडार है दूसरे भंडार के रूप में या एक स्थान से दूसरे स्थान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जल, यही कहना है। आगे देखेंगे। आप लोगों ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़े को सुखाने की प्रक्रिया क्या है। आप लोग देखेंगे या आप लोग कपड़े कभी ला रहे होंगे एथी पे टंगना वगैरह पे, तो देखेंगे जल सूख जाते हैं धूप में रखने के बाद, कपड़े सूखने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है कपड़े सूखने का वो देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है धूप में कपड़े लारने से ये सूखने लगते हैं। आगे देखते हैं। अलगनी, इसको बोला जाता है अलगनी। ये जो इस पर कपड़े टांगे हुए हैं इसको बोला जाता है अलगनी, बोला जाता है अलगनी। कहता अलगनी पर सूखते कपड़े, सूख रहे हैं कपड़े अलगनी पर। तो आगे देखते हैं कैसे सूख रहे हैं। क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित या भाप के रूप में उड़ते देखा है? कह रहा आप कभी खाना जब बना रहे हैं
तो उसमें भाप जो होता है वही जल होता है, उसको वाष्प के रूप में उड़ने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या क्या नमक भी पानी के साथ वाष्पित होता है? नहीं, जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। यह अनुभव से यह समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। गर्म अगर कर देंगे, अगर ये मान लीजिए इसमें जल है, इसमें जल रखा हुआ है, अगर इसमें नीचे से हम टेम्परेचर आग लगाएंगे तो ये पानी खोलने लगेगा, उबलने लगेगा। उबलने के कारण जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वाष्प के रूप में उड़ने लगेगा पानी। तो ये तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? वाष्प के रूप में पानी उड़ने लगेगा। लेकिन अगर इसी में नमक रहेगा तो ये नमक वाष्पित नहीं होता है। चलिए आगे देखेंगे। नमक वाष्पित नहीं होता। आप अपने दैनिक जीवन में जल को वाष्पन की प्रक्रिया से परिचित होंगे। सड़कों, खेतों तथा छतों, अन्य जमीनी क्षेत्रों में जलवाष्प में परिवर्तित होते रहता है। कह रहा जमीन में जितने पानी होते हैं वो जलवाष्प होते रहते हैं। नदी वाले पानी भी जलवाष्प होते रहते हैं, समुद्र वाले पानी भी जलवाष्प बराबर होते रहते हैं। आगे देखते हैं वाष्पन। वाष्पन के लिए जल को ऊष्मा कहाँ से मिलता है? जो वाष्प होते हैं नदी या खेत वाले पानी, तो उसमें जो होता है ऊष्मा कहाँ से मिलता है उसको समझते हैं। वाष्पन के लिए तो ऊष्मा होना बहुत ज़रूरी है, तो मिलता कहाँ से वो देखते हैं कैसे मिलता है। तो आगे देखेंगे हम लोग। एक जैसी 2 प्लेट लीजिए। कहता एक जैसा 2 प्लेट लेना है और एक प्लेट को धूप में और दूसरे प्लेट को छाया में रखना है। कहता एक प्लेट को धूप में रखना है और दूसरे प्लेट को छाया में रखना है। दोनों प्लेट में बराबर मात्रा में जल भरिए। जल को मापने के लिए एक बोतल के ढक्कन का उपयोग कीजिए। कहता है जल को मापने के लिए एक बोतल का ढक्कन उपयोग कीजिए और प्लेट में जल बराबर मात्रा में डालना है और एक धूप में रखना है, एक छाया में रखना है। तो इसमें देखिएगा क्या प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे धूप में रखा हुआ है और एक यहाँ पे छाया में रखा हुआ है, तो प्लेट है। तो देखते हैं दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है। कहता प्लेट में पानी का वाष्पन हो रहा है। प्लेट में पानी का वाष्पन होना, देख रहे हैं कैसे वाष्पन हो रहा है। कहता प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेट का अवलोकन कीजिए। किस प्लेट में जल के विलुप्त होने की मात्रा अधिक है? कह रहा है प्रत्येक आधे घंटे में प्लेट को देखते रहना है और किस प्लेट में ज़्यादा पानी विलुप्त हो रहा है यानी घट रहा है पानी, तो उसको देखते रहना। तो धूप में रखी प्लेट की पानी जल्दी घटने लगता है, जिसका कारण सौर ऊर्जा है। कहता सूर्य है, सौर ऊर्जा। इस कैसे घटने लगता है? तो जितना ऊष्मा पड़ेगा जल पे उतना ही जल्दी वाष्प होने लगता है। तो वाष्प जितना होगा उतना ही पानी जल्दी घटेगा, जल्दी घटने लगता है। इसलिए धूप में कपड़े भी जल्दी सूख जाते हैं या पानी अगर रखे हैं तो वो सूख जाते हैं। तो यही कारण है, ऊष्मा मिलेगा तो वो वाष्पित होने लगेगा। आगे देखते हैं। कहता नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हुई इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होते रहता है। कहता है नदियों, झीलों, तालाबों भरे जल जो है इस सब में सभी में भी वाष्पित जल होते रहते हैं। इसमें धूप पड़ने पर ये हमेशा वाष्प होते रहते हैं, निरंतर वाष्पित होते रहते हैं। आगे देखेंगे इस जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। जितना लवण है वो वाष्पित होते नहीं है, इसलिए जितना घुला लवण है लवण तो रह जाता है, लेकिन पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाते हैं। जल के वाष्पन की यह क्रिया धीमी होती है। यह क्रिया क्या होता है? धीमी होती है। आगे देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि छाया में रखे प्लेट का पानी भी वाष्पित होता है, परंतु इसमें अधिक समय लगता है। कह रहा धूप वाला तो जल्दी ही वाष्पित हो जाते हैं, लेकिन छाया वाला भी वाष्पित होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है क्योंकि इस पर डायरेक्ट धूप नहीं पड़ता है, इसलिए ऊष्मा उसमें कम मिलता है ऊष्मा, इसलिए वह जल्दी वाष्पित नहीं होते हैं। वहीं दूसरी ओर सूर्य के प्रकाश से होने वाला वाष्पन तेज़ी से होता है, कम समय लगता है उसको होने में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे अगर डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश जिस पे पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा ऊष्मा होगा और ऊष्मा होने के कारण वह जल्द से
वाष्पित होने लगेगा। आज का टॉपिक यहीं तक है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो शेयर करते रहें और लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।